चले जी। अगर अब हम इनलार्जमेंट की बात करें तो हमारे पास इनलार्जमेंट होता क्या है? इनलार्जमेंट बेसिकली क्या होता है, गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं। मेरा हो गया है फड्डा। मेरा हो गया है, क्या हो गया है मेरा? फड्डा हो गया है। किसके साथ फड्डा हो गया है भाई? मेरा फड्डा हो गया है आसिफ मुनीर के साथ। आसिफ मुनीर कौन? वो मेरा जिंद मेरी जान वाला आसिफ मुनीर, फील्ड मार्शल। उससे मेरी हो गई है लड़ाई, और दब के लड़ाई हुई है। अब उसको गुस्सा आ गया, मैंने उसको दे दी है गाली, उसको आ गया गुस्सा। सही है, आसिफ मुनीर को। उसने मेरे मुंह पे इतना जोर से पंच मारा है कि मेरी आंखें जो है ना, वो सूज के बड़ी हो गई हैं। तो ये जो मेरी आंखें बड़ी हो गई है ना, इसको हम कहते हैं भाई इनलार्जमेंट हो गई है। नाम से तो वैसे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि इनलार्जमेंट होता क्या है। ठीक है। अब इनलार्जमेंट का क्या मतलब है, इंग्लिश में भी समझा देता हूं। इनलार्जमेंट रिफर्स टू द चेंज ऑफ साइज ऑफ अ ज्योमेट्रिकल फिगर। शेप इज मेड लार्जर और स्मॉलर बाय यूज ऑफ द स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर को यूज करते हुए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, शेप चेंज कर रहे होते हैं, शेप का साइज चेंज कर रहे होते हैं। स्केल फैक्टर क्या होता है उसको भी हम समझेंगे। अच्छा। अभी ये जो स्क्रीन पे ना किसी ने हरकत करी है, उसका नाम मेरे पास आया है। उसको मैं फारिग कर दूंगा अगर अभी अगर इसने ये हरकत करी होगी तो। अब ये स्क्रीन पे रह ही गई है बिल्कुल। इसको भी मैं हटाऊं कैसे? खैर, हमारे पास स्केल फैक्टर क्या होता है? स्केल फैक्टर हमारे पास होता है कि भाई हमारा साइज कितना बड़ा या छोटा हो रहा है, ये हमें स्केल फैक्टर बताता है। A scale factor is a number that describes how much a figure is enlarged or reduced in size while maintaining its shape. शेप मेंटेन रहता है, हमारे पास सिर्फ साइज बड़ा या छोटा हो रहा होता है। स्केल फैक्टर को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। हमेशा याद रखें, स्केल फैक्टर किससे डिनोट होता है? के से डिनोट होता है। अब स्केल फैक्टर हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। स्केल फैक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, ये मैं आपको सुकून से समझाऊंगा। अभी आपको जो चीजें पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए, इनलार्जमेंट होता क्या है। सेकेंडली आपको ये पता होना चाहिए स्केल फैक्टर क्या होता है। स्केल फैक्टर हमें बताता है, वापसी बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। स्केल फैक्टर हमें बताता है कितना शेप को बड़ा करना है या छोटा करना है। सही है। और हमारे पास स्केल फैक्टर को हम डिनोट किस तरीके से करते हैं? हम के से डिनोट करते हैं। अब जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, कि अगर हमारे पास सेंटर है, इनलार्जमेंट का भी सेंटर होता है। अगर सेंटर हमारे पास ओरिजिन है, इफ द सेंटर इज ओरिजिन, सही है, तो हमारे पास क्या होता है, स्केल फैक्टर से हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इनलार्जमेंट की इमेज आ जाती है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिनको हम पास ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा क्लियर हो जाएगा, ऐसा क्लियर हो जाएगा कि आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। अब जो चीज पता होनी चाहिए आपको वो क्या है, कि फ्रॉम सेंटर, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पर है, अगर सेंटर से ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पर है तो स्केल फैक्टर पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर सेंटर से ऑब्जेक्ट और इमेज ऑपोजिट साइड पर है, देन द स्केल फैक्टर विल बी नेगेटिव। इसका क्या मतलब है, गौर से समझिएगा। ये हमारे पास दो इमेजेस हैं, सही है, एक ऑब्जेक्ट और एक इमेज है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अगर सेंटर हमारा यहां पर है, मैं यहां पर खड़े रह के दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज को देख रहा हूं, तो मैं एक ही जगह पे खड़े रह के एक ही डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को देख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या है कि स्केल फैक्टर पॉजिटिव है। आई कैन सी बोथ इमेज एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन डायरेक्शन। ठीक है। अब स्केल फैक्टर नेगेटिव कब होगा? स्केल फैक्टर नेगेटिव तब होगा जब ऑपोजिट हो रहा होगा। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट कुछ यूं बना हुआ है और इमेज कुछ यूं बना हुआ है, सेंटर बिल्कुल बीच में है इनके। अब मैं यहां से देखूंगा तो मुझे यहां, या फिर मैं ऑब्जेक्ट को देख सकता हूं, और इमेज को देखने के लिए मुझे मुड़ना पड़ेगा। इमेज को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे मुड़ना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास स्केल फैक्टर क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म में आपको बताऊं तो स्केल फैक्टर नेगेटिव कब होता है? जब आपकी इमेज जो होती है वो इलार्ज भी हो रही होती है, और आपकी इमेज जो है वो रेसिप्रोकेट भी हो रही होती है। आप गौर से देखें, ये रेसिप्रोकेट हुई हुई है इमेज। ये इमेज रेसिप्रो ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज है ये रेसिप्रोकेट हुई हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास स्केल फैक्टर क्या होता है? नेगेटिव होता है। यहां तक कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें, मैं 1-2 मिनट के लिए चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं, जल्दी से पूछ लीजिएगा।
क्या समझ नहीं आया? स्केल फैक्टर नेगेटिव पॉजिटिव समझ में नहीं आया? ओके, रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। अगर मैं एक जगह पे खड़ा हूं, सही है, यहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज का सेंटर है, ऑब्जेक्ट और इमेज का सेंटर है, यहां पर मैं समझ लो एक बंदा खड़ा हुआ है, मैं खड़ा हुआ भाई, यहां से मैं देख रहा हूं ऑब्जेक्ट और इमेज को। अगर मैं ऑब्जेक्ट और इमेज को जो देख रहा हूं मैं, वो मुझे एक ही डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं, मतलब मुझे अब आगे पीछे नहीं होना पड़ना, सॉरी, यहां पर मुझे पीछे नहीं देखना पड़ा, मैं एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भी देख सकता हूं और मैं इमेज भी देख सकता हूं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास स्केल फैक्टर पॉजिटिव होता है, जब मैं ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही डायरेक्शन में देख सकूं, तो उसकी सिचुएशन के अंदर हमारे पास स्केल फैक्टर पॉजिटिव होता है। क्या अब ये बात समझ में आई? स्केल फैक्टर वाली पॉजिटिव वाली बात समझ में आई? ओके, बाकी जिन्होंने रिपीट करने का बोला था उनको समझ में आ गया पॉजिटिव क्यों होता है, कैसे होता है? ओके, ठीक है। अब नेगेटिव की अगर मैं बात करूं, तो इस दफा सेंटर यहां पर है, ठीक है, इस दफा सेंटर यहां पर है और मैं यहां से देख रहा हूं। जब मैं यहां से ऑब्जेक्ट और इमेज को देखूंगा, तो मुझे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस डायरेक्शन में देखना होगा, और उसकी इमेज को, ऑब्जेक्ट की इमेज को देखने के लिए मुझे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, मुझे उल्टी डायरेक्शन में देखना होगा, घूम के देखना होगा। सही है। जैसे हमारे पास जैसे हमारे पास छिछोरे लड़के होते हैं ना, कि कोई लड़की वहां से जा रही होती है और घूम के देखते हैं, वैसे लड़कों की बात कर रहा हूं। ये बंदा जो है, जैसे मैं खड़ा हूं यहां पर, मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, और ऑब्जेक्ट को देखते हुए मैं क्या कर रहा हूं, इमेज को अगर मुझे देखना है तो मुझे मुड़ना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन में स्केल फैक्टर नेगेटिव होता है। क्या अब ये बात समझ में आ गई कि अभी भी ऊपर से चली गई? ओके, इतने 41 लोग हैं, सिर्फ दो तीन ने जवाब दिया है, जल्दी से सब बताएं। ओके, ओके, चलें। स्केल फैक्टर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? इसके तीन फॉर्मूले हैं, और आपको तीनों फॉर्मूले याद करने हैं। सही है, तीनों फॉर्मूले याद करने हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद करें, ऐसा नहीं है पॉसिबल। आपने तीनों फॉर्मूला याद करने हैं, और तीनों फॉर्मूलाज को याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला फॉर्मूला है के इज इक्वल्स टू, के का मतलब होता है स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर इज इक्वल्स टू इमेज लेंथ। अब आवाज सही आ रही है मेरी? अब लैग हो रही है आवाज? जिन जिन बच्चों के आवाज पास लैग होते हुए आवाज आ रही है, प्लीज हैंड रेस कर ले। ओके, ठीक है, चले। अगर मैं स्केल फैक्टर की बात करूं, तो के का मतलब होता है स्केल फैक्टर। इसका पहला फॉर्मूला क्या है? इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ। जी बिल्कुल बेटा, ये आईजीसीएसई के लिए भी है, ये ओ लेवल्स के लिए भी है। आईजीसीएसई और ओ लेवल्स का जो सिलेबस है वो 98% सेम है, 95% सेम है, सिर्फ 5% डिफरेंट होता है। वो हम ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे उसमें मैं आईजीसीएसई वालों के लिए अलग क्लास रख लूंगा, अगर आपने भी पढ़ना है, ओ लेवल्स वालों ने भी पढ़ना है, तो कोई मसला नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ, वरना बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होगी। अब हमारे पास के क्या होता है? स्केल फैक्टर होता है। और हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ, इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ। दूसरा फॉर्मूला इमेज टू सेंटर डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट टू सेंटर डिस्टेंस, इमेज टू सेंटर डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट टू सेंटर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला आपने याद करने हैं। तीसरा फॉर्मूला है के स्क्वायर इज इक्वल्स टू इमेज एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट एरिया।
इमेज एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट एरिया। ठीक है, जिन जिन बच्चों को सवाल करना है वो हैंड रेस करके रखें, मैं उनसे जब चैट ऑन करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कौन कौन बच्चे सवाल करना चाह रहे हैं। अभी सिर्फ ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लें। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? के इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ। फिर हमारे पास है के इज इक्वल टू इमेज टू सेंटर डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट टू सेंटर डिस्टेंस। तीसरा फॉर्मूला है के स्क्वायर इज इक्वल टू इमेज एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट एरिया। ये तीन फॉर्मूला है जो आपने रटने हैं। मेरे साथ साथ पढ़िए। इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ, इमेज टू सेंटर डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट टू सेंटर डिस्टेंस, के स्क्वायर इज इक्वल टू इमेज एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट एरिया। ठीक है, चले। मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं, जिनको क्वेश्चन पूछना है वो पूछ लें। बेटा ये लाइनें वाइनें बनाना छोड़ दें। मिस्टर धीरज, मैं आपका नाम लेके बोल रहा हूं, अब नहीं हुई है। जी बिल्कुल, ये तीनों याद करने हैं। बेटा डिफरेंस बिटवीन इमेज और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई ये हमारे पास इमेज है, ये हमारे पास इमेज है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से हम इमेज क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट से हम इमेज क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट से हम क्या कर रहे होते हैं? इमेज क्रिएट करते हैं। बेटा ये थर्ड फॉर्मूला, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है कि ये थर्ड फॉर्मूला कहां पर इस्तेमाल होगा। एक इनलार्जमेंट का सवाल कराऊंगा ना मैं आपको, वो सवाल ऐसा होगा इसमें आपकी चीज हो जाएगी कवर। बिल्कुल थर्ड फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, एक क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे जो आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई ये तीनों फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। एम आई क्लियर? ओके ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। बेटा ये दो फॉर्मूला कहीं पे भी यूज कर सकते हैं आप, ये दो फॉर्मूला कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला के लिए। अच्छा वैसे तो तीनों फॉर्मूला आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूला, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, जब तक कोई क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता कि भाई आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन लेकिन अगर आपके पास कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी हुई एग्जामिनर ने, तो आप कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जो बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे। बेटा मैं दोनों तीनों फॉर्मूला से सॉल्व कराऊंगा, टेंशन नहीं है। बिल्कुल बेटा। बेटा ये जो जिसने बोला है ना, शेख मासिम बोथ एरिया निकाल के स्क्वायर रूट, आई गेस बिल्कुल सही है। हम एरिया निकाल के, ऑब्जेक्ट और इमेज का एरिया निकाल के उनको अपॉन करके स्क्वायर रूट कर देते हैं। बिल्कुल तीनों का आंसर सेम आएगा, तीनों का आंसर सेम आएगा, तीनों का आंसर सेम आएगा, लेकिन तीनों फॉर्मूला याद करना जरूरी है। शॉर्टकट नहीं लेना कि एक फॉर्मूला याद करके चला जाऊं या चली जाऊं और फिर रोते रहे एग्जाम में, ये चीज नहीं करनी। ठीक है, ओके चलें। अब जो नेक्स्ट चीज है हम लोग समझने जा रहे हैं कि भाई हम किस तरीके से ये फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो फॉर्मूला यूज करना, तो मैं आपको इस जगह पे ही समझा दूंगा। तीसरा जो फॉर्मूला है ना एरिया वाला, वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए समझाऊंगा। आपको बोला है कि भाई ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ऑब्जेक्ट और इमेज आपको दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं भाई, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि मैं फिर से सही से समझा सकूं। ऑब्जेक्ट और इमेज हमें दी हुई है। आपको बोला क्या है? आपको बोला है भाई के निकाल दो, मतलब क्या है? स्केल फैक्टर निकाल दो। तो स्केल फैक्टर पहले हम पहले फॉर्मूले से निकालते हैं, इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ। इमेज की लेंथ किस तरीके से फाइंड आउट होगी? ये हिस्सा जो होगा इमेज लेंथ होगा, ये हिस्सा जो होगा ऑब्जेक्ट लेंथ होगा। जल्दी से, मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं, जल्दी से सारे के सारे बच्चे जिनको आंसर आता है मुझे जरा बताएं कि इमेज की लेंथ कितनी होगी। जल्दी से, इमेज की लेंथ खाली बता दें। 4 होगी, बिल्कुल, वेरी गुड। और ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी होगी? 2 होगी, बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ। इमेज की लेंथ थी 4, ऑब्जेक्ट की लेंथ थी 2।
टू, 4/2 इज 2। अब यहां पर हमें एक चीज लिखना जरूरी है विच इज यूनिट्स। अगर क्वेश्चन में कोई हमारे पास मेजरमेंट दी हुई है, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ दिया हुआ है, तो हम वो यूनिट यूज करेंगे, वरना अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो हमें ये 2 यूनिट्स लिखना जरूरी है, ये यूनिट्स को लिखना जरूरी है। ठीक है, ओके, याद रहेगी ये चीज सबको? ओके, गुड। अब नेक्स्ट चीज है हमारे पास ये इमेज टू सेंटर डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट टू सेंटर डिस्टेंस। जी बेटा, वैसे तो आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है कि आपके पास नीचे जो आंसर दिया हुआ है ना, आंसर, उसके बराबर में उसने यूनिट लिख दिया होता है, लेकिन फिर भी आप लिख लें, फिर भी आप लिख लें। ठीक है। अच्छा, 4 कैसे आया बेटा? इसकी ये जो ये हमारे पास है इमेज लेंथ है, ये 4 ऐसे आया कि हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स जो है 1 लेंथ काउंट होती है, दूसरे बॉक्स का लेंथ हो गई 1 + 1 2, फिर तीसरा बॉक्स 3 लेंथ, चौथा बॉक्स 4 लेंथ। समझ में आ गया बेटा? बेटा अगर एग्जामिनर ने नीचे आंसर में यूनिट लिखा हुआ होगा तो अगर आप नहीं लगाते तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आप एग्जामिनर ने यूनिट नहीं लिखा हुआ और आपने यूनिट लिखना होगा तब आपने यूनिट लाजमी लिखना होगा, वरना एग्जामिनर मार्क्स काट देगा आपके। ठीक है, आगे बढ़े। चले, अब हमारे पास है इमेज टू सेंटर डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट टू सेंटर डिस्टेंस। ये किस तरीके से होगा? अगर मैं यहां से काउंट करना शुरू करूं तो ये इमेज का एंड पॉइंट है, हमारे ऑब्जेक्ट का एंड पॉइंट है। यहां से अगर मैं काउंट करना शुरू करूं, यहां से अगर मैं काउंट करना शुरू करूं तो मेरे पास कितने बॉक्सेस है सेंटर से डिस्टेंस का? कितने बॉक्सेस का डिफरेंस आ रहा है? जल्दी मुझे बताएं, डिस्टेंस कितने बॉक्सेस का आ रहा है? 2 बॉक्सेस का आ रहा है। सही है, गुड, गुड, बिल्कुल। और हमारे पास अगर मैं इमेज से बॉक्सेस काउंट करूं तो 1 2 3 4, कितने बॉक्सेस का डिफरेंस आ गया? कि डिस्टेंस आ गया 4 बॉक्सेस का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो हमारे पास इमेज टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? 4 है। ऑब्जेक्ट टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? 2 है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 2 यूनिट्स। क्या इन दोनों से आंसर सेम आया? बिल्कुल, दोनों से आंसर हमारे पास सेम आया। अब मैं आपको एक काम करता हूं, ये इमेज एरिया वाला भी मैं आपको समझा देता हूं, इमेज एरिया वाला भी मैं आपको समझा देता हूं। क्या मुझे कोई बता सकता है, जल्दी से मुझे कोई बता सकता है कि भाई ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। सही है, हाफ बेस इनटू हाइट। सब लोग के सब लोग, सब लोग के सब लोग, जल्दी जल्दी मुझे बताएं भाई, ये जो हमारे पास बेस है ट्राइंगल की, क्या बेस है? 1। इसका एरिया निकाल लेते हैं। हाइट हमारे पास 2 है, तो इसका एरिया क्या आएगा हमारे पास? हाफ इंटू 1 इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या आंसर आया? एरिया हमारे पास क्या आया? 1 आया। तो ऑब्जेक्ट का एरिया क्या आया हमारे पास? 1 आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट का एरिया क्या आ गया? 1 आ गया। अब अगर हम इसका एरिया निकाल लें तो बेस हमारे पास कितनी है? 2 है। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं भाई, हाफ इंटू बेस, 2 इंटू हाइट 4। ये 2 से 2 कैंसल हो गया। कितना एरिया बचा हमारे पास? 4 बचा। तो 4/1 इज इक्वल्स टू, ओ ये कुछ गड़बड़ है, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके ओके, समझ आ गया मैं क्या गलती कर रहा हूं। 4/1 इज इक्वल्स टू 4। अब हमें स्क्वायर रूट लगाना है। स्क्वायर रूट लगाएंगे, क्यों स्क्वायर रूट लगाएंगे? बच्चों का सवाल आएगा, सर स्क्वायर रूट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है, तो हमें के निकालने के लिए स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ 4। तो के इज इक्वल्स टू
प्लस माइनस ऑफ टू। बेटा जब भी स्क्वायर रूट इंट्रोड्यूस करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, क्या ये बात याद रहेगी? जब भी स्क्वायर रूट इंट्रोड्यूस करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। बिल्कुल। जी बेटा। बिल्कुल प्लस माइनस लगता है जब भी स्क्वायर रूट कहीं पे भी इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे पास प्लस माइनस लगता है। एम आई क्लियर? एवरीबडी, एम आई क्लियर? गुड। ओके। परफेक्ट। चले, तीनों से हमारे पास आंसर क्या आ गया? सेम आ गया। कोई डिफरेंस नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। बेटा इसके क्वेश्चन जो है वो P2 में भी आते हैं, P4 में भी आते हैं। जो बच्चे ये कमेंट देख के परेशान हो रहे हैं ना, P2 P4 क्या है, ये आईजीसीएससी की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये आईजीसीएससी में हमारे पास P2 और P4 होता है, और ओ लेवल्स में हमारे पास P1 और P2 होता है। तो ये P2 और P4 दोनों में आता है। तो पास पेपर्स तो एग्जामिनर बनाता है, और मैंने आपको कल ही बताया था, एग्जामिनर जो होता है ना हमारे पास, उसकी अक्सर उसकी बीवी से लड़ाई हुई हुई होती है, तो वो गुस्सा आपके ऊपर उतार देता है। ठीक है। चले, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमें इनलार्जमेंट परफॉर्म करनी है, अगर अब हमें इनलार्जमेंट परफॉर्म करनी है, बेटा कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती कभी कभी है, कभी कभी नहीं पड़ती। अब ये डिपेंड करता है। अगर आप ओ लेवल्स दे रही है, पेपर 1 है, तो पेपर 1 में आप एरी चोटी का जोर लगा रहे, कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं होता, तो आप कुछ कर ही नहीं सकेंगे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कुछ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको, जब कैलकुलेटर यूज करना है नहीं करना है। अक्सर ऐसा होता है कि भाई अपना एग्जामिनर पेपर टू होता है, लेकिन उसके अंदर आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, कैलकुलेटर आप अलाउ नहीं कर सकते, कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते आप। अक्सर ऐसा होता है पेपर 2 वाले में कैलकुलेटर अलाउड, पेपर के अंदर आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते। ठीक है। चले, वो मैं बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं है। अब हमारे पास कहानी क्या है कि इन ऑर्डर टू परफॉर्म इनलार्जमेंट, इनलार्जमेंट परफॉर्म करने के लिए, अगर सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ओरिजिन पर है 0,0, अगर सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ओरिजिन पर है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स को डायरेक्टली स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स को डायरेक्टली स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। इन ऑर्डर टू परफॉर्म enlargement in the if the center of enlargement is origin, origin का मतलब होता है 0,0। अगर 0,0 है origin हमारा इन सेंटर ऑफ enlargement है, तो हम डायरेक्टली स्केल फैक्टर को सेंटर ऑफ enlargement से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, स्केल फैक्टर को हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल काम करेंगे तो हमारे पास इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास सेंटर ऑफ enlargement ओरिजिन पे नहीं है, अगर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट ओरिजिन पे नहीं है, तो हम 3 स्टेप प्रोसेस करते हैं। हम क्या करते हैं? 3 स्टेप प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्या, हम सेंटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर हम स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और फिर हम लोग सेंटर से ऐड कर देते हैं। फिर से बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। अगर हमें एनलार्जमेंट परफॉर्म करनी है और सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन का क्या मतलब होता है डिटेल में समझ लें, ताकि बाद में रोए ना। हमारे पास जो ये ग्राफ होता है या ग्रिड होता है, इसमें जो ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये ओरिजिन होता है, जिसको हम कहते हैं 0,0। ठीक है। तो अगर हमारे पास सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट ओरिजिन पर है, तो हम सिंपल काम करेंगे, बहुत आसान सा काम करेंगे कि ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स को डायरेक्टली स्केल फैक्टर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट ओरिजिन पे नहीं है, तो फिर हम लोग 3 स्टेप प्रोसेस करेंगे। और वो 3 स्टेप प्रोसेस क्या है, हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स को पहले सेंटर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसको हम वापसी सेंटर से ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इमेज आ जाएगा। ठीक है। अब इनलार्जमेंट को हम लोग किस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब करते हैं।
इनलार्जमेंट को हम डिस्क्राइब करते हैं, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट लिखते हैं। और हमारे पास हम और दूसरी चीज क्या लिखते हैं, स्केल फैक्टर लिखते हैं। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, स्केल फैक्टर लिखते हैं। ठीक है, यहां तक कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें, मैं ऑन कर रहा हूं चैट, पूछ लें। ज्यादा लैग हो रहा है? बेटा क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सबर, तहम्मुलन हबीबुन, प्लीज थोड़ा सा सबर, सबर, थोड़ा सा सबर। चले, कोई क्वेश्चन नहीं, ओरिजिन जीरो ही होगा बिल्कुल। नो क्वेश्चंस, चले आगे बढ़ते हैं। बेटा मैंने ओ लेवल्स किया है। बेटा ये बता रहा हूं, सबर नहीं है, सबर नहीं है, किसी में भी सबर नहीं है। सबको आगे भागना है, सबको आगे भाग। मैंने ओ लेवल्स किया है, और मैंने ओ लेवल्स किए हुए मुझे 6-7 साल हो गए, 6-7 साल हो गए मुझे। बेटा मेरे ग्रेड्स का क्या करना है आपने? बिल्कुल, मैं बच्चा हूं, पानी को मम्मम कहता हूं, अभी अभी तो पैदा हुआ हूं, पानी को मम्मम कहता हूं। अभी तो मैं छोटा सा नन्ना सा बच्चा हूं। बेटा सेंटर फाइंड कैसे करते हैं बता रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? बेटा मेरा मैथ्स के अंदर ए स्टार आया था, मेरा मैथ्स में ए स्टार आया था। नहीं भाई, मैं जेनजी नहीं हूँ, मैं मिलीनियम हूँ। वो मिलीनियम होता है, क्या होता है भाई मुझे तो नहीं पता, मैं बर्गर बच्चा नहीं हूँ भाई। बेटा बस बस, हाँ मिलीनियल जो भी है भाई, मिलीनियल मिलीनियल बस। बस भाई ठीक है, बस ओके। नहीं अभी ज्यादा सवाल, बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन आ गए, सब पर्सनल हो गए भाई, सब पर्सनल हो गए। कोई भी हल्के में नहीं आ रहा है, सब पे पर्सनल हो गए। ये भी पूछ लो भाई, मेरे बच्चे बच्चे कितने हैं? भाई मेरी शादी नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो, पूछ ले। चले चले, चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। चले आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले अब हम सीखेंगे क्या भाई, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट किस तरीके से निकालते हैं। आपने क्या करना है, मैंने इंग्लिश में लिखवाया हुआ है, बर्गर बच्चों के लिए मैंने इंग्लिश में लिखवाया हुआ है। मेक टू लाइन्स कनेक्टिंग इमेज एंड ऑब्जेक्ट करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स एंड एक्सटेंड द लाइन। द प्लेस वेयर द टू लाइन्स इंटरसेक्ट इज द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। किस तरीके से, किस तरीके से, गौर से देखिएगा। जो क्वेश्चन होगा आपको, आप हैंड रेस कर लें, मैं आपको चैट बॉक्स में जवाब दूंगा, मौका दूंगा। जो क्वेश्चन है हैंड रेस कर लें। अब हमारे पास क्या चीज है, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट के लिए मैंने क्या बताया, दो लाइंस बनानी है, कनेक्टिंग इमेज एंड ऑब्जेक्ट, करस्पॉन्डिंग पॉइंट एंड एक्सटेंड द लाइन। दो पॉइंट्स को यूज कर रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को, मतलब अगर ये मेरे पास एक पॉइंट है, अगर ये मेरे पास एक पॉइंट है तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो होगा वो ये होगा। अब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, इन दोनों को ज्वाइन करके मैं एक्सटेंड करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। एक्सटेंड करूंगा, ये एक्सटेंड मैंने कर दिया, खींच के लेके चला गया। अब ऐसा ही मैं एक और पॉइंट उठाऊंगा और उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट से मैच करूंगा और मैं उसको एक्सटेंड करूंगा। अब मैं ये वाला पॉइंट एक्सटेंड कर देता हूं। तो जहां पर ये दोनों पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट होगा। जहां पर ये दोनों पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो हमारा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्या ये बात सबको समझ में आ गई?
बेटा सुन ले, सुन ले, जिनको नहीं समझ में आई वो फिर से सुन ले। मैं कोई भी दो पॉइंट्स लूंगा इमेज और ऑब्जेक्ट के। बिल्कुल, बिल्कुल कोई भी दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लें, वैसे आपकी मर्जी, आप सारे पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास टाइम बहुत है। एग्जाम में वैसे इतना टाइम होगा नहीं, आप किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें, और आपके पास जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो हमारे पास सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट हो जाएगा। बेटा जिन बच्चों को समझ में नहीं आई फिर से सुन लें, हम कोई भी दो पॉइंट्स चूज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम कोई भी डिफरेंट पॉइंट्स, हम कोई भी पॉइंट ले लें, हमारे पास सेम आंसर आएगा हमेशा, कभी भी डिफरेंट आंसर नहीं आएगा। तो ये अगर मैंने फॉर एग्जांपल इमेज का ये एक पॉइंट लिया मैंने, और ऑब्जेक्ट का ये इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, तो हमारे पास क्या होगा, हम मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा और खींच के आगे तक लेके चला जाऊंगा, इसको बुद्धि से खींच के आगे तक लेके चला जाऊंगा, अलातूल सीधा। फिर को दूसरा पॉइंट मैं चूज करूंगा, उसी को मैं पकड़ के उसी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे लेके जाऊंगा, वहां से भी मैं उसको खींच के अलातूल आगे सीधा खींच के लेके चला जाऊंगा। तो हमारे पास जहां पर ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो हमारे पास सेंटर होगा। ओके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, कुछ क्वेश्चंस में हमारे पास ग्रेटर डिस्टेंस होता है लेकिन कोई मसला नहीं है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमेशा सेम रहेगी, जरूरी नहीं है ना, आपके शेप पे डिपेंड करता है। हर चीज आपके शेप पे डिपेंड करती है। मुझे पता है कि अभी ये इतने सवालात जहन में आ रहे होंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम थोड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप खाली कॉन्सेप्ट समझ लें, कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, क्वेश्चन आंसर्स की टेंशन नहीं लें, सारे सवाल मैं भगा दूंगा दिमाग से। अभी जितनी चीजें कॉन्सेप्ट है वो सबके पास क्लियर है, सबको क्लियर है, जल्दी से मुझे बता दे मैं आगे बढ़ जाऊं। ओके, चले। अगर हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरीके से जहां पर स्केल फैक्टर नेगेटिव है, तो उसका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट किस तरीके से निकालते हैं। इधर भी हम क्या करेंगे, दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, मैंने एक ये पॉइंट ज्वाइन कर लिया, मैंने एक ये पॉइंट ज्वाइन कर लिया। अब ऐसी सिचुएशन में हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है हमें एक्सटेंड करने की, ठीक है, वो बीच में ही हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगी इसकी, और मैंने एक ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर लिया। तो जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास इसका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट होगा। ओके जी, पास पेपर्स पर आए, चले, लेट्स गो, पास पेपर स्टार्ट करते हैं। मैं चैट ऑफ कर रहा हूं, चले जी। पास पेपर्स का सवाल, सबसे पहला सवाल, सवाल के अंदर आपके पास लिखा हुआ है शेप ए इज मैप्ड ऑन टू शेप सी। फिर से याद दिला रहा हूं, मैप के साथ जो अल्फाबेट है वो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑन टू के साथ जो अल्फाबेट है वो हमारे पास क्या है, इमेज है। लिखा हुआ है शेप ए इज मैप्ड ऑन टू शेप सी बाय एन इनलार्जमेंट फैक्टर ऑफ थ्री। इनलार्जमेंट फैक्टर क्या गिवन है, थ्री। आपको बोला है टू ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द शेप सी आर 2,5 एंड 5,2। आपको क्या बोला है, फिर से बता रहा हूं, टू ऑफ द वर्टिसेस ऑफ शेप सी आर 2,5 एंड 5,2। इसका मतलब क्या है, ये जो शेप ए है इसकी इनलार्जमेंट हुई है, और इसकी इनलार्जमेंट जो है वो हमारे पास है शेप सी। और शेप सी के दो कोऑर्डिनेट्स आपको बता दिए, 2,5 और 5,2। आपको बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। आपको पहले पार्ट में बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। वेरी इजी, वेरी इजी, बहुत आसान सवाल है, देख के घबराहट हो रही है लेकिन बहुत आसान सवाल है। इस सवाल के अंदर आपने क्या करना है, आपको जो हिंट्स दी हुई है, आपको जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो आप सारी लिख लें। जब भी एग्जाम के अंदर आपने सवाल सॉल्व करना हो, सारी जो इंफॉर्मेशन दी हुई ना उसको यूज करते हुए जो दिमाग चलता है ना करें। अब सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या दी हुई है, हमें स्केल फैक्टर गिवन है, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए, इमेज के दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए हमें, 2,5 और 5,2। ये हमारे पास है 2,5 और ये हमारे पास है 5,2।
ठीक है, 2,5, 5,2, इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूं। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। मैं चैट बॉक्स खोल रहा हूं, जल्दी से सब मुझे बताएंगे, जल्दी से सब मुझे बताएंगे। अगर अगर स्केल फैक्टर 3 है, स्केल फैक्टर 3 का क्या मतलब है? कि इमेज इज 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट। इमेज इज 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट। तो अगर हमारे पास ये वाला हिस्सा ऑब्जेक्ट का 1 है, तो इमेज का ये वाला हिस्सा कितना होगा? जल्दी से मुझे सोच के बताएं। 3। वेरी गुड, 3 टाइम्स होगा। सो 1, 2, 3। ठीक है, अब मुझे जरा सोच के बताएं। अगर इमेज का ये वाला हिस्सा टू टू है, दो बॉक्सेस के ऊपर है, तो सॉरी, ऑब्जेक्ट का ये वाला हिस्सा दो बॉक्सेस के ऊपर है, तो हमारे पास इमेज का कितने बॉक्सेस होंगे? मुझे पता है थोड़ा थोड़ा लैग करेगा भाई, इंटरनेट है, कराची में रहते हैं, कराची के हालात बहुत खराब इंटरनेट के। 6 बॉक्सेस। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, हमने इनको ज्वाइन कर लिया। क्या ये मैंने जो इमेज बताई वो समझ में आ गई? ठीक है, ये हमारे पास आ गया शेप सी। ये आ गया, हमारे पास आ गया शेप सी। अब हमें सेंटर निकालना है, बहुत आसान है ये भी। मैंने क्या बताया? दो पॉइंट, बेटा हाउ सिक्सर बता रहा हूं। ये सिक्सर किस कैसे हुआ सिक्सर? हमारे पास ये दो बॉक्सेस हैं, ये वाला एरिया ऑब्जेक्ट का, हमारे पास स्केल फैक्टर 3 टाइम्स है। जब ये दो बॉक्सेस हैं, तो हमारे पास इमेज ऑब्जेक्ट दो बॉक्सेस हैं, तो इमेज हमारे पास 3 टाइम्स होंगे, मतलब 6 बॉक्सेस होंगे। 2 × 3 इज 6। समझ में आया भाई? जल्दी बताओ, जल्दी, ताकि मैं सेंटर बताऊं। ओके जी। अभी भी लैग हो रही है, अभी भी लैग हो रही है, अब सही आ रही है आवाज? ओके, चले, अब सही आ रही है आवाज, काफी बच्चों को सही आ रही है आवाज। ओके, वही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे सेंटर निकालने के लिए। वही तरीका, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। एक ये वाला पॉइंट मैंने ज्वाइन कर लिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, गुद्दी से पकड़ के खींच के लेके आ गया। बेटा अभी भी लैग कर रही है आवाज? नहीं लैग कर रही भाई, नहीं लैग कर रही, किसी के पास भी लैग नहीं कर रही है। जिनके पास लैग कर रही है ना, वो उनका इंटरनेट खराब है फिर। अब सही है। चले, जो बच्चे अब हो रही है। हेलो, अब सही है? ओके, चले, शुक्रिया, जजाकल्ला। मैं दूसरा पॉइंट भी कनेक्ट करने जा रहा हूं। मैंने ये दूसरा पॉइंट भी कनेक्ट कर दिया और उसको भी गुद्दी से पकड़ के एक्सटेंड कर दिया। तो ये दोनों पॉइंट यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों पॉइंट यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब ये दोनों पॉइंट यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? एक्स कोऑर्डिनेट है -4 और वाई कोऑर्डिनेट है 5। बेटा कोई भी दो पॉइंट आप यूज कर सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट आप यूज कर सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जो आपको आसान लगे। जो पॉइंट से आपको लग रहा है ना मैं आसानी से आंसर लेकर आ सकूंगा या सकूंगी, तो आप वो वाले दो पॉइंट्स यूज कर लें। इट डजेंट मैटर कि आप कौन से पॉइंट्स यूज कर रहे हैं। ओके, चले, तो हमारे पास सेंटर की कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? -4, 5। क्या एवरीवन अग्री विद दिस आंसर? रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे पूछ रहे रिपीट कर दें। सर रिपीट कर रहा हूं, मैंने कोई भी दो पॉइंट्स उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के साथ ज्वाइन करे, उनको एक्सटेंड करा। इधर भी मैंने दूसरा पॉइंट भी एक्सटेंड करा। जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा? वो हो रहा होगा। बेटा आप एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंड इतना करें कि जब आप दोनों पॉइंट एक्सटेंड कर रहे हो ना, तो आपस में इंटरसेक्ट हो जाए।
आप इतना एक्सटेंड करते हैं दोनों पॉइंट्स को कि आपस में इंटरसेक्ट हो जाए, दैट्स इट। आपको पेपर से बाहर अपने एग्जाम के टेबल पे वो एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, इतना खींचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट्स ले सकता है। नहीं, नहीं बेटा, सब जगहों पे सेम आंसर आएगा। हाँ, बुद्धि से पकड़ के जितना भी खींच लो, कोई मसला नहीं है। नहीं, कोई भी पॉइंट अलग अलग नहीं आ रहे होंगे, आप कहीं से भी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे आपके पास सेम ही आंसर आएगा हमेशा। एम आई क्लियर? चले, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ शेप सी। बुद्धि क्या होती है भाई? सुन ले, आपका जो मुंह है ना, उसके ऊपर बाल होंगे। बाल को ऐसे हाथ फिराए ना, बाल पे पीछे की तरफ जाएंगे ना, तो जो चीज आपके हाथ में मोटी सी आ रही होगी ना, वो बुद्धि होती है। ठीक है, चले भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ शेप सी। शेप सी का एरिया निकालना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं इस शेप सी को क्या दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं? क्या मैं इसको एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर बना सकता हूं? यस और नो, जल्दी से मुझे बताएं। ओके, गुड। अब क्या ये मेरे पास एक स्क्वायर बन गया? बिल्कुल स्क्वायर बन गया। क्या ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया? बिल्कुल ट्रायंगल बन गया। बेटा ट्रेपीजियम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। सही है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अभी आपने जानना जरूरी है। आपने अभी क्यों जानना है ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, क्यों जानना है? जो चीज पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देना आप। आलतू फालतू सवालात काई को। बेटा सही है, आप नहीं जवाब दें अभी ये। आप ध्यान से देख लें, पढ़ लें, पहले बेटा पढ़ लें। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होता है, ठीक है, बस मैंने बता दिया। ठीक है, चलें, आगे बढ़ते हैं। अब जरा मुझे स्क्वायर का एरिया बताएं। स्क्वायर का एरिया बताएं। स्क्वायर का एरिया क्या होगा? जल्दी से मुझे बताएं, स्क्वायर का एरिया क्या होगा? अली शहबाज साहब, ये आप 12 कैसे बोल रहे हैं? 9 होगा, 9। एल स्क्वायर होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तीन बॉक्सेस हैं, एक दो तीन, तो 3 का स्क्वायर इज 9। हम बस की बात करते हैं भाई। बेस हमारे पास 3 है ट्रायंगल की, ठीक है, बेस हमारे पास 3 है। हाइट भी हमारे पास क्या है? 3 है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? 4 पॉइंट। टोटल एरिया बता रहे हैं कि खाली उसका बता रहे हैं? 9/2। 9/2 विच मीन्स 4.5। सो 9 प्लस 4.5 इज 13.5। तो हमारे पास एरिया क्या आ गया? हाफ इंटू 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3, विच इज 13.5। देखा बेटा, एग्जामिनर ने यूनिट स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है, तो फिर आपने लिखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं लिखा हुआ होगा तो फिर हमारे पास हमें लिखना होगा। बेटा 9 प्लस 4.5 जो होता है हमारे पास, वो 13.5 होता है। स्क्वायर का एरिया आया है हमारे पास 9, और ट्रायंगल का एरिया आया है हमारे पास 4.5। ओके, क्लियर हो गई? आगे बढ़ूं? चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोला डिस्क्राइब द फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू बी। अब मुझे बहुत इजी लग रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे नजर आ रहा है भाई, ये जो है ना इनलार्ज हुआ हुआ है। सही है, इनलार्जमेंट तो नहीं हुई भी, खैर ये वो हुआ हुआ है, स्मॉल, छोटा हुआ हुआ है। सही है, इनलार्जमेंट हुआ हुआ है लेकिन छोटा हुआ हुआ है ये शेप।
हमारे पास इस दफा ऑब्जेक्ट जो है वो ए है, इमेज बी है, नेगेटिव स्केल फैक्टर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, नेगेटिव स्केल फैक्टर होगा। इसका स्केल फैक्टर नेगेटिव होगा, बिल्कुल। बेटा -2 नहीं होगा, यही गलती है, यही गलती है, यही गलती है, -2 नहीं होगा। सबसे पहली चीज हम सेंटर देख लेते हैं, फिर मैं स्केल फैक्टर पे बात करता हूं। बिल्कुल 1/2 होगा इसका स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर 1/2 होगा, -1/2 होगा, -1/2। ओके, सबसे पहले इसका सेंटर देख लेते हैं। डिस्क्राइब करने के लिए सेंटर और स्केल फैक्टर चाहिए होता है, तो डिस्क्राइब करने के लिए सेंटर और स्केल फैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले सेंटर निकाल लेते हैं, दो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। ये एक पॉइंट मेरे पास कनेक्ट हो गया, और ये मेरे पास हो गया दूसरा पॉइंट कनेक्ट। तो हमारे पास सेंटर क्या आ गया, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है, जल्दी से कोई मुझे बताए। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है? 0 और 1, 0 और 1। तो हमारे पास क्या आ गया सेंटर? 0, 1। ठीक है। स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर क्या आएगा? गौर से देखें, हमारे पास इमेज ऑब्जेक्ट क्या है? ए है, बड़ा है ऑब्जेक्ट। बी क्या है? इमेज है, इमेज छोटा है हमारे पास। तो इसलिए -2 स्केल फैक्टर नहीं होगा। अब हम गौर से देखें, तो हमारे पास क्या है? 1 2 3 4। लेंथ कितनी है इसकी? ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है? 4। इमेज की लेंथ कितनी है? 2। किस तरीके से निकालते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट लेंथ अपॉन इमेज लेंथ, ऑब्जेक्ट लेंथ अपॉन इमेज लेंथ, ऐसा ही है। -1/2 सही है। -1/2 आएगा, -1/2 आएगा। जो जो बच्चे बोल रहे हैं ना +2 आएगा, नहीं आएगा, -1/2 आएगा। शेप छोटा हुआ है बेटा, शेप छोटा हुआ है, शेप शेप को हाफ कर दिया है इसने, शेप को हाफ कर दिया है। ओके जी, समझ में आ गया सबको? बिल्कुल, हलवा हलवा, बिल्कुल सूजी का हलवा, बिल्कुल। चले, -1/2। बेटा ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट हमारे पास ए है, इमेज बी है। द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए, मैप्स के साथ जो अल्फाबेट आ रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा, और ऑन टू के साथ जो वो आ रहा है अल्फाबेट, वो हमारे पास इमेज होगा। क्या ये बात याद रहेगी अब सबको? क्या आप भी भूल जाएंगे? चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारे पास, बेटा माइनस कैसे आया? मैंने अभी आपको बताया था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब मैं आपको स्केल फैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बता रहा था। अगर मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, सेंटर हमारे पास ये है, मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, तो मुझे इमेज देखने के लिए इधर देखना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखने के लिए मुझे इधर देखना पड़ेगा, और इमेज देखने के लिए मुझे मुड़ना पड़ेगा। सही है। छिछोरे लड़के की मिसाल दी थी मैंने आपको, जो मुड़ मुड़ के देखते हैं ना छिछोरे लड़के, मैंने उनकी मिसाल दी थी आपको। तो मुझे मुड़ मुड़ के देखना पड़ेगा इमेज को, तो इमेज को मुड़ के देखूंगा, और ऑब्जेक्ट को भी मुड़ के देखना पड़ेगा। क्या फिर से बता दूं? क्या फिर से बता दूं, जल्दी बताएं। बेटा स्केल फैक्टर हमारे पास -1/2 इसीलिए होगा, सबसे पहली चीज, कि हमारे पास जो इमेज और ऑब्जेक्ट है, वो आपस में वो आपस में क्या है? वो आपस में हमारे पास ऑपोजिट है, ऑपोजिट है। अगर मैं इधर देखूं, तो क्या मैं अगर इधर खड़ा होऊंगा, मुझे जरा बताएं, जो बच्चों को माइनस वाला समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे बताएं इधर देख के। अगर मैं इधर खड़ा हुआ हूं, अगर मैं इधर खड़ा हुआ हूं, तो क्या मेरे पास, मैं जब यहां से अपनी नजरें लगा, निगाहें यूज करूंगा अपनी निगाहों को, तो क्या मुझे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों नजर आएंगे? मुझे मुड़ना छुड़ना तो नहीं पड़ेगा? जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, नहीं मुड़ना पड़ेगा, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं इधर खड़ा हुआ हूं, और अगर मैं अपनी निगाहें ऑब्जेक्ट पे लगा के रखता हूं, सही है, निगाहें अगर मैं अपनी ऑब्जेक्ट पे लगा के रखता हूं, तो इमेज को देखने के लिए मुझे मुड़ना पड़ेगा, यस और नो?
तो जब हमें ऑब्जेक्ट को और इमेज को देखने के लिए मुड़ना पड़े तो हमारे पास स्केल फैक्टर नेगेटिव होता है। क्या अब क्लियर हो गया? यस और नो? ठीक है, चले गुड। स्केल फैक्टर -1/2। 1/2 कैसे आया? 1/2 ऐसे आया, ये भी बता देता हूं। 1/2 मेरे पास ऐसे आया कि भाई 1/2 मेरे पास ऐसे आया कि हमारे पास ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो हाफ हुआ है। ऑब्जेक्ट जो है वो हाफ हुआ है। सही है, ऑब्जेक्ट जो है वो हाफ हुआ है। एम आई क्लियर? ओके, चले भाई मैं चैट ऑफ कर रहा हूं, आप लोगों को मस्ती सूझी हुई है और कुछ नहीं है। बेटा ये वाला सवाल सॉल्व करना है, ये वाला सवाल सॉल्व करना है। अब ये वाले सवाल के अंदर आपको बोला है इनलार्ज शेप ए बाय स्केल फैक्टर 2, जहां पर सेंटर गिवन है 5, स्केल फैक्टर गिवन है 2 और सेंटर गिवन है 5, -4। स्केल फैक्टर गिवन है 2 और सेंटर गिवन है 5, -4। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, गौर से सुनिएगा। हमारे पास सेंटर ओरिजिन पे नहीं है। जब सेंटर ओरिजिन पे नहीं होता है तो हम कितने स्टेप प्रोसेस करते हैं? हम कितना स्टेप प्रोसेस करते हैं, जल्दी से मुझे बताएं चैट बॉक्स में, जल्दी से। 3 स्टेप प्रोसेस करते हैं। 3 स्टेप प्रोसेस करते हैं, बिल्कुल। तो 3 स्टेप प्रोसेस करेंगे। 3 स्टेप प्रोसेस के अंदर हमने सारे के सारे ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स ले लिए। पहला कोऑर्डिनेट है 1,3। दूसरा कोऑर्डिनेट है 3,3। चौथा कोऑर्डिनेट है 3,4। पांचवा कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2,4। सारे कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने, 1, 2, 3, 4, सारे के सारे मैंने कोऑर्डिनेट्स ले लिए। अब मेरा सबसे पहला काम क्या होगा? बिल्कुल, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे। किससे माइनस करेंगे? सेंटर से माइनस करेंगे, 5,4 से। 5,4 से माइनस करेंगे, 5,4 से माइनस करेंगे, 5,4 से माइनस करेंगे। ठीक है, जल्दी से मुझे बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है, इसको माइनस करके आंसर क्या आ रहा है? एनीवन? -4, -1। नेक्स्ट, दूसरा -2, 3। तीसरा -2, 0। चौथा -3, 0। ठीक है, अब हम स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे सबको। स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे सबको। -8, -2, -4, 6, -4, 0, -6, 0। ठीक है, अब हम सेंटर से ऐड कर देंगे 5,4, 5,4, 5,4, 5,4। ठीक है, सेंटर से ऐड करते हैं, क्या वैल्यूज आ रही हैं? पहले वाले की क्या वैल्यू आ रही है, जल्दी से बताएं। तब -3, 2 आएगा, -3, 2। नेक्स्ट वाले की क्या वैल्यू आ रही है?
बेटा ऐड करना है। -1, -1, -2 आएगा। 1, -2 आएगा। आर यू श्योर? बेटा प्लस माइनस आपकी वो है, खराब है। प्लस माइनस आपकी खराब है बिल्कुल। 1, 10 आएगा। नेक्स्ट। -1, 4। ठीक है। नेक्स्ट। -1, 4। ओके जी। चले जी। इन कोऑर्डिनेट्स को उठाते हैं। ये हमारे पास इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं। इनको ऊपर लेके जाते हैं ताकि इनको यूज कर सके हम लोग। -3, 2। -3, 2 यहां पर है। अच्छा, ये एक गलती है कोई यहां पर। यहां पर हम लोग लाइन मेथड यूज ना करें, बेहतर है। यहां पर लाइन मेथड यूज ना करें। गड़बड़ हो जाती है। गलती हो सकती है आपसे। इसके अंदर कुछ मसला है। अच्छा, ये 3, 7 नहीं है। मैंने गलती से 3, 7 लिख दिया यहाँ पर। ये दिस इज 3, 3। कोई बता भी नहीं रहा मुझे। बिल्कुल बेटा, मुझे पता है आधा टाइम एक क्वेश्चन में लग जाना है आपका। लेकिन क्या करें? क्या करें, मजबूरी है। हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला यूज करना है ताकि गलती ना हो, ताकि मिस्टेक ना हो। चले, जल्दी से कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। -3, 2 पहला। दूसरा क्या है हमारे पास? 1, 6। तो कौन सा वाला? तो क्यों गलत बता रहे हैं फिर आप लोग मुझे? मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूं, आप मुझे नहीं करने दे रहे फिर अपने ऊपर। मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करूं फिर आप लोगों पे। ये वाला बोल रहे हैं ना आप? यस। ओके। ओके। तो ये 1, 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ गया -1, 4। ये ठीक है। 1, 4। 1, 4 का है हमारे पास, ये रहा। बाकी सारे सही निकले, चेक कर ले भाई। मैंने आप पे ट्रस्ट करके प्लस माइनस किया है, बाकी सारे कोऑर्डिनेट सही निकले। क्या 2 होगा, क्या 2 होगा? अल्लाह अकबर, मुझे खुद ही करना पड़ेगा सारा। जल्दी से बताए क्या 2 होगा? सेकंड वाला। Q2 होगा। Q2 होगा। सही है। ओके। 1, 2। नेक्स्ट है हमारे पास 1, 4 हो गया, फिर है हमारे पास -1, 4। ये रहा। सबको इमेज समझ में आ गई? सबको इमेज समझ में आ गई? जल्दी से बताएं क्या मसला आया।
जिस जिसको मसला आया जल्दी बताएं, क्या मसला आया। बेटा ये वाला फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब हमारे पास सेंटर ओरिजिन पे नहीं होता है। इसका सेंटर वॉज 5,4। इसका सेंटर वॉज 5,4। ठीक है। इसीलिए हमने इसीलिए हमने क्या नाम है, ये वाला फॉर्मूला लगाया, 3 स्टेप प्रोसेस। बेटा जाए जाए पानी पीने जाए और उसी पानी में थोड़ा सा पानी बचा के और डूब के मर जाए। जब अगर हमारे पास ओरिजिन होगा, अगर हमारे पास ओरिजिन होगा तो हम क्या करते हैं, सिंपल क्या करते हैं, सारे जो ये कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं ना हमने, इनको हम मल्टीप्लाई करते थे स्केल फैक्टर से। स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टली इमेज बना देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ओरिजिन पे नहीं है तो फिर हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। क्लियर हो गई। आगे बढ़े। जी जी भाई, खाना खाकर आ जाए, पानी पीकर आ जाए, जिनको वॉशरूम जाना है वॉशरूम कर कर आ जाए। तो क्या बोल रहे हैं, आपकी चीज समझ में, ओरिजिन को जीरो होना होगा बेटा, ओरिजिन को जीरो, ओरिजिन जीरो ही होता है। ओरिजिन 1 2 3 4 नहीं होता, जीरो होता है। चलो जी एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर वो एरिया वाला फॉर्मूला यूज हो रहा था, जिसके अंदर वो एरिया वाला फॉर्मूला यूज हो रहा था। जल्दी से गौर से देखें क्वेश्चन को, जल्दी से गौर से देखें। लिखा हुआ है शेप ए एंड ट्राइंगल पी एंड क्यू आर ड्रॉन ऑन द सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड। ये हमारे पास ए है, ये पी है, ये क्यू है। ये पी और क्यू हमारे काम के नहीं है, क्योंकि सवाल हमें इसमें सॉल्व करना ही नहीं है ये वाला पी और क्यू का। हमें ये चीज चाहिए, क्या बोला हुआ है भाई, शेप बी इज एन इनलार्जमेंट ऑफ शेप ए। शेप बी इज एन इनलार्जमेंट ऑफ शेप ए, इसका मतलब है शेप ए जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है और शेप बी हमारे पास इमेज होगा इसका, जो कि इनलार्ज हुआ है। सेंटर हमें गिवन है 5,5। एरिया गिवन है शेप बी का, भाई इमेज का एरिया गिवन है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेप बी का हमारे पास क्या गिवन है, एरिया गिवन है विच इज 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या चीज होगी। बेटा ये लाइनें बनाना बंद कर दें प्लीज, ये लाइनें बनाना बंद कर दें प्लीज, वरना मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। मेरे पास नाम आता है जो जो लाइनें बनाता है। गौर से देखें, गौर से देखें, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। आपको बोला हुआ है भाई शेप ए जो है वो ऑब्जेक्ट है और शेप बी जो है वो एनलार्जमेंट है, इमेज है उसकी। और हमारे पास सेंटर गिवन है 5,5। एरिया गिवन है शेप बी का, इमेज का एरिया गिवन है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया से आपको कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, एरिया से आप सबके सबको कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है स्केल फैक्टर का, भाई आप बता चुकी हैं, थर्ड फॉर्मूला मुझे पता है, मैंने देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया। बिल्कुल के स्क्वायर वाला, के स्क्वायर वाला, इमेज एरिया ओवर ऑब्जेक्ट एरिया वाला, इमेज एरिया ओवर ऑब्जेक्ट एरिया। बिल्कुल। जल्दी से, जल्दी से मुझे जरा बताएं, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसको मैं ये 3 स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। जल्दी से देख के मुझे बताएं। बिल्कुल, मैं इनको 3 स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। नहीं बेटा ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। असल में ओबीएस पे जो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं ना, उसके अंदर ओबीएस के ऊपर है ना, स्क्रीन को सेट करना पड़ता है, तो कभी कभी स्ट्रेच हो जाता है, तो ये आपको वो लग रहा होगा, रेक्टेंगल लग रहा होगा, होता स्क्वायर ही है। ठीक है। अब हमें ये इन तीनों का एरिया चाहिए। पहले स्क्वायर का एरिया है 1, दूसरे का भी 1, तीसरे का भी 1। बिल्कुल। ठीक है। 3 यूनिट हमारे पास, 3 यूनिट स्क्वायर हमारे पास एरिया है तीनों का मिला के, क्यों, 1 + 1 + 1, 3 यूनिट स्क्वायर। अब हमें इमेज का एरिया पता चल गया, हमने फॉर्मूला लगाया स्केल फैक्टर निकालने के लिए, के स्क्वायर इज इक्वल टू इमेज एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट एरिया 3। के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, 9।
दोनों जगहों पे अंडर रूट लगाया, के इज इक्वल्स टू 3। के की वैल्यू क्या आ गई, स्केल फैक्टर क्या आ गया, 3 टाइम्स आ गया हमारे पास। अब हमारे पास सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट गिवन है 5,5। 5,5 बेटा बिल्कुल +-3 लगेगा, लेकिन हम फिलहाल इसको प्लस ही लेंगे। हम फिलहाल इसको प्लस ही लेंगे, हम माइनस नहीं लेंगे। ठीक है, ओके। हमारे पास सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 5,5 है, तो 3 स्टेप प्रोसेस लगेगा। 3 स्टेप प्रोसेस लगेगा, ठीक है। 3 स्टेप प्रोसेस लगेगा। पहला स्टेप, सेंटर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, सेंटर को माइनस करना, स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, और हमारे पास सेंटर को ऐड करना। जिसने सबसे पहले मुझे इसके स्केल फैक्टर, ये फॉर्मूला यूज करके, 3 स्टेप प्रोसेस यूज करके, जिसने सबसे पहले मुझे ये इसके इमेज के कोऑर्डिनेट्स बता दिए, उसको मैं 1,000 रुपए ट्रांसफर करूंगा। चलो, चैलेंज है। जिसने मुझे जल्दी से सही सही स्केल फैक्टर को यूज करके, ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स को यूज करके इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकाल के दे दिए सबसे पहले सही, तो उसको मैं 1,000 रुपए ट्रांसफर करूंगा, 1,000 रुपए मैं दूंगा इस तोहफे में। पक्का? पक्का? 13 क्या भाई, 13? 13 क्या? व्हाट डू यू मीन बाय 13? बेटा ये एक चीज याद रखिएगा, मार्किंग स्कीम से जाके नहीं देखना है, हाँ? 13,000 चाहिए भाई आपको? क्यों, आपके घर में आपको खाना पीना नहीं मिलता कि आपको मुझसे इतने सारे पैसे चाहिए? बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। जी, बिल्कुल महफूज भाई, आप अपना घर, खाना पीना सब महफूज करके रखें। बेटा आपने क्या करना है, इमेज के कोऑर्डिनेट्स मुझे निकाल के देने हैं। इमेज के कोऑर्डिनेट्स मुझे निकाल के देने हैं, जल्दी से। इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकाल के देने हैं। बेटा शेप बी का बताना है आपने, इमेज के कोऑर्डिनेट्स। शेप बी के इमेज के कोऑर्डिनेट्स बताना है। मुझे सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, टोटल 7 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, 7 कोऑर्डिनेट्स। 7 होने चाहिए ना, 2, 4, 6 और 7, हाँ। तो ये 4 कोऑर्डिनेट्स गलत आए, 4 कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे, 7 कोऑर्डिनेट्स होंगे टोटल। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सॉरी 6 होंगे। 6 होंगे, ये वाला मैंने गलती से काउंट कर लिया, 6 होंगे। टोटल मिला के 6 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, 4 गलत निकले हैं। ऐसा लग रहा है जीतो पाकिस्तान में बैठा हुआ। बेटा टोटल 6 कोऑर्डिनेट्स देने हैं आपने मुझे, 6 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो भाई आए, जिन्होंने किया, उनका नाम है ख्वाजा मेहदी। चले चेक करते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स सही हैं कि गलत है। चेक करते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स सही हैं कि गलत है। 2,2। नहीं बेटा, पहला कोऑर्डिनेट ही आपका गलत है, माजरत।
ओके। ये दूसरे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, बेटा नहीं, रॉन्ग। मलिहा शहजाद नहीं, गलत। ये जो हमारे पास आई हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स चेक करते हैं। पहला है -7, 1। ओ भाई, -7, 1। वेयर इज -7, 1? ये रहा। ठीक है। फिर है -4, -1। -4, -1। ये हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट है। -4, 4। ये हमारे पास, ओ हो, तीसरा कोऑर्डिनेट है। सॉरी। ओके जी। -1, -4। -1, -4 चौथा कोऑर्डिनेट। -1, -2। ये रहा। -7, 2। क्या लिखा हुआ है? -7, -2। -7, -2। ये रहा। अब देखिए जरा, क्या ये कोऑर्डिनेट बन रहे हैं? बेटा आपका एक कोऑर्डिनेट गलत है। आपका जो है ना हादिया अजीज, आपका एक कोऑर्डिनेट गलत है। सॉरी। आपका खाली एक कोऑर्डिनेट गलत है। अजय बेटा आपने एक कोऑर्डिनेट गलत लिखा है। -1, -2 नहीं होगा। एक या दो कोऑर्डिनेट गलत लिखे हैं। चले चले, मैं करवा रहा हूं, छोड़ दें। 1000 रुपए की ऑफर खत्म हो गई है। 1 मिनट। ये आए हैं, कोई कोई आए हैं, कोई आए हैं। एक आए हैं भाई। नहीं, आई हैं। चले चेक करते हैं। -7, 2। ठीक है। -1, 2। ओके। -1, -4। ओके, लगा हुआ है। -4, 4 लगा हुआ है। -4, -1। ये भी लगा हुआ है। फिर है -7, -1। जी। जैनब मुर्तजा, आप क्या क्लास में हैं? क्या आप क्लास में हैं? मिस जैनब मुर्तजा, आप क्या आप क्लास में हैं? नहीं है, चली गई वो। हालांकि फिरदौस की लोन इनकी हो गई थी, लेकिन फिर भी चले। मैं आपको समझा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। नहीं नहीं, इसके बदले किसी को भी नहीं मिलेगा। अगर वो क्लास में आती हैं तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है। हमारे पास अब इसको, इस सवाल को सॉल्व किस तरीके से करना है? हमने के निकाल लिया है। हमने के निकाल लिया है। हमने क्या निकाल लिया है? हमने स्केल फैक्टर निकाल लिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे पैसे बहुत बरकत वाला है। अब हमारे पास के जो है, हमारे पास आ गया है भाई, के हमारे पास स्केल फैक्टर आ गया है। हमने 3 स्टेप प्रोसेस करना है। हमने 3 स्टेप प्रोसेस करना है। 3 स्टेप प्रोसेस कर ले। 3 स्टेप प्रोसेस हमारे पास क्या है भाई? सबसे पहले सारे कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। पहला कोऑर्डिनेट है 1, 3। 1, 3 हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट 1, 4। तीसरा कोऑर्डिनेट 3, 4। चौथा कोऑर्डिनेट 3, 2।
पांचवा 2,2। और छठा कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास, दैट इज 2,3। सबसे पहले सेंटर को माइनस करना है। 5,5, 5,5, 5,5, 5,5, 5,5, 5,5। ठीक है, सबसे पहले सेंटर को माइनस करना है। -4, -2। ठीक है। दूसरा, -4, -1। तीसरा, -2, -1। चौथा, -3, -3। पांचवा हमारे पास क्या आ गया, -3, -2। यहां तक सबको क्लियर है? कोई सवाल है? जल्दी से बताएं। ठीक है। जैनब मुर्तजा, आप क्लास में आ गई हैं? आप मुझे क्लास के बाद मैसेज करिएगा, ठीक है? ओके, क्योंकि फिरदौस की लोन आपकी हो चुकी है। ओके। 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 एक कोऑर्डिनेट मेरे से मिस हो गया, दैट इज -2, -3। ये एक कोऑर्डिनेट मिस हो गया। ओके। बिल्कुल बिल्कुल, लिख लिया मैंने, लिख लिया भाई, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया था? 3, 3, 3, 3, 3 × 3। ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास? 12, -6। 12, -3। -6, -3। -9, -6। और चौथा को ये हमारे पास आ गए, कितने? चार आ गए। -9, और आखिरी वाला आ गया हमारे पास, -6, -9। जल्दी से जरा मुझे इन कोऑर्डिनेट्स को यूज करें, इन कोऑर्डिनेट्स को यूज करें और जल्दी से जरा मुझे क्या निकाल के दें? मुझे जरा इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकाल के दें। मुझे जल्दी से सब लोग इमेज के कोऑर्डिनेट्स को ही निकाल के दें। जैसे इमेज के कोऑर्डिनेट्स यही आ रहे हैं जो हमारे पास निकाले थे एक स्टूडेंट ने। -7, -2, -1, -2, -1, -4, -4, -4, -4, -1, और -7, -1। सबको इनलार्जमेंट किस तरीके से निकालना है, क्लियर हो गया है? बेटा आप इसको अब सेंटर से ऐड करेंगे। जब आप इन कोऑर्डिनेट्स को सेंटर से ऐड करेंगे तो आपके पास यही सेम कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे, यही सेम कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे। जब आप इन कोऑर्डिनेट्स को स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद इन कोऑर्डिनेट्स को जब आप सेंटर से ऐड करेंगे तो आपके पास यही सेम कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे। चेक कर लें आप, अगर चेक करना है तो। कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं। कोई सवाल है तो प्लीज जल्दी सब लोग पूछ लें। ठीक है, हम रोटेशन की तरफ जा रहे हैं। रोटेशन क्या होता है हमारे पास?
रोटेशन क्या होता है हमारे पास, गौर से सुनिएगा, इसके बाद सारे सवाल जवाब होंगे। रोटेशन हमारे पास क्या है, जो रोटेशन इज ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन दैट इन्वॉल्व टर्निंग अ शेप अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट पे हम किसी भी शेप को टर्न कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। ठीक है, और वो फिक्स पॉइंट हमारे पास क्या होता है, सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। अभी सेंटर ऑफ रोटेशन को हम लोग एक और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो वर्ड हमारे पास क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है। एक तो सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, और एक होता है एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट भी हम इसको कह सकते हैं। ये हमारे पास, मैं जनरल नॉलेज बता रहा हूं आपको, ये आपके एग्जाम के अंदर वर्ड यूज नहीं होता है। आपको ये सेंटर ऑफ रोटेशन पता होनी चाहिए क्या होता है। रोटेशन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, किसी भी चीज को रोटेट कर रहे होते हैं। अब रोटेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आपको रोटेशन की प्रॉपर्टीज जानने से पहले पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, पहले आपने इंटरचेंज करने होते हैं कोऑर्डिनेट्स, फिर आपने साइन चेंज करनी होती है। पहले आपने इंटरचेंज करने होते हैं कोऑर्डिनेट्स, इसके बाद आपने साइन चेंज करनी होती है। और दूसरे कोई सवाल नहीं, पहले कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज करना है, फिर साइन चेंज करनी है। किस तरीके से, अब हमारे पास है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, आपने कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज करना है, कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज करना है, और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट्स के साइन चेंज करना है। लेकिन उससे पहले आप गौर से देखें, ए इज 1,2, तो पहले मैंने कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज किया है, उसके बाद मैंने एक्स कोऑर्डिनेट की साइन चेंज करी है। क्या ये बात क्लियर हो गई, क्या ये बात क्लियर हो गई सबको? ओके, सारे बच्चों को हो गई। चले, अगर हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर हम लोग 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज करेंगे। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज करेंगे, और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट की साइन चेंज करेंगे। सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट की साइन चेंज करेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज किया हमने, और फिर वाई कोऑर्डिनेट्स की साइन को चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल, ए इज 1,2, तो सबसे पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया हमने, 2,1 कर दिया, फिर हमने वाई की साइन को चेंज किया। ठीक है, हमेशा याद रखना है, पहले इंटरचेंज करना है, इसके बाद साइन चेंज करना है। पहले इंटरचेंज करना है, फिर इसके बाद साइन चेंज करनी है। फिर अगर हम बात करें रोटेशन ऑफ 180 डिग्रीज, तो आपने क्या करना होता है, आपने दोनों साइंस को इंटरचेंज, हम इसमें इंटरचेंज नहीं होता, जब भी 180 डिग्री रोटेट होता है ना, तो साइन चेंज होती है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की साइन चेंज हो जाती है, कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज नहीं होते। ए इज 1,2, अगर 180 डिग्री रोटेट कर रहा है तो -1, -2 हो जाएगा, इंटरचेंज नहीं होगा। एम आई क्लियर, समझ में आ गई बात? कोई सवाल इन सब में, कोई क्वेश्चन? जी बेटा, आगे बढ़ूं, जल्दी बताएं मुझे, जल्दी बताएं, मैं वेट कर रहा हूं। ओके बेटा, ये y इज इक्वल टू एक्स वाला जो है वो रिफ्लेक्शन का है, वो रिफ्लेक्शन अलग है, ये रोटेशन कर रहे हैं हम लोग। इंटरचेंज का मतलब है, इंटरचेंज जो y इज इक्वल टू एक्स की हो रही है, वो रिफ्लेक्शन के लिए हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इंटरचेंज हम लोग y इज इक्वल टू एक्स के अंदर नहीं करते हैं बेटा, y इज इक्वल टू एक्स की रोटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, याद नहीं है आपको? y इज इक्वल टू एक्स की रोटेशन, रिफ्लेक्शन में मैंने आपको क्या सिखाया था? y इज इक्वल टू एक्स की रिफ्लेक्शन में मैंने आपको क्या सिखाया था, कि हम सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज करते हैं, साइन इंटरचेंज नहीं करते हैं, साइन चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रोटेशन के अंदर और क्या चीज होती है, कि अगर हमें सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड, अगर हमारे पास सेंटर ऑफ रोटेशन ओरिजिन है, अगर हमारे पास सेंटर ऑफ रोटेशन ओरिजिन है, तो फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्टली ये प्रॉपर्टीज यूज कर लेंगे, डायरेक्टली ये प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, कोई लंबी करने की जरूरत ही नहीं है, कोई मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास सेंटर ऑफ रोटेशन ओरिजिन पर है, तो आपने मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सेंटर ऑफ रोटेशन ओरिजिन पे नहीं है, तो फिर आपने 3 स्टेप प्रोसेस करना होगा, अगेन जैसे इनलार्जमेंट में करते थे। सब्ट्रैक्ट करेंगे सेंटर, रोटेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इनमें से जो रोटेशन प्रॉपर्टी हो रही होगी वो अप्लाई करेंगे, और फिर बाद में हम सेंटर को ऐड करेंगे।
इसकी एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन से देता हूं। ये वाला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन बोला गया है, ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल बी बाय अ रोटेशन ऑफ 180 डिग्रीज अबाउट 2, -1। इसके अंदर हमारे पास सेंटर क्या गिवन है, 2, -1 गिवन है। जब 2, -1 सेंटर गिवन है, इसका मतलब है 3 स्टेप प्रोसेस प्रोसेस हो रहा होगा। अब हमारे पास क्या कहानी है, हमारे पास ए के सारे कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख लिए यहां पर, -1, 1, 1, 1, 3, 2, 1। इसके बाद मैंने सेंटर से सब्ट्रैक्ट करा। सही है, सेंटर से सब्ट्रैक्ट करा। फिर जो हमारे पास आंसर आया, उस पे मैंने प्रॉपर्टी लगाई, कौन सी, 180 डिग्री वाली प्रॉपर्टी लगाई। 180 डिग्री वाली प्रॉपर्टी क्या थी, साइंस को चेंज करना। साइंस को चेंज करना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के साइन को चेंज करना। तो मैंने प्रॉपर्टी लगाई 180 डिग्री वाली, कि मैंने क्या किया, -1 था, +1 हो गया। 2 था, +2 था, -2 हो गया। -1 था, +1 हो गया। +4 था, -4 हो गया। जीरो जीरो ही रहेगा, उस पर प्लस माइनस लगेगा नहीं। 2 था पॉजिटिव, तो -2 हो गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने सेंटर से ऐड कर लिया सबको। जब सेंटर से ऐड किया तो हमारे पास इमेज आ गई। तो इसी तरीके से जैसे हमारे पास इनलार्जमेंट में हम सॉल्व करते थे ना, इसी इसी तरीके से हम लोगों ने यही इसको भी सॉल्व करना है। सिर्फ इनलार्जमेंट और हमारे पास रोटेशन में फर्क क्या है, इनलार्जमेंट और रोटेशन में हमारे पास फर्क क्या है, कि भाई इनलार्जमेंट और रोटेशन में हमारे पास फर्क सिर्फ इतना है कि इनलार्जमेंट के अंदर हमें स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता था, लेकिन रोटेशन के अंदर हमें रोटेशन की प्रॉपर्टी लगानी होती है। जो बीच वाला स्टेप होता है उसमें रोटेशन की हमें प्रॉपर्टी लगानी होती है। बिल्कुल रिपीट कर देता हूं मैं। जब हमारे पास सेंटर ऑफ रोटेशन ओरिजिन पे नहीं होगा, जब सेंटर ऑफ रोटेशन ओरिजिन पे नहीं होगा तो 3 स्टेप प्रोसेस करेंगे। पहला स्टेप, आपने सेंटर से सब्ट्रैक्ट करना है, ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स को सेंटर से सब्ट्रैक्ट करना है। इसके बाद दूसरा स्टेप, आपने प्रॉपर्टी लगानी है रोटेशन की। जो क्वेश्चन में प्रॉपर्टी गिवन होगी उसके हिसाब से लगानी है। अगर बोल रहा है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर क्लॉकवाइज बोल रहा है तो क्लॉकवाइज की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर 180 बोल रहा है तो 180 की प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहां पर हमारे पास किस चीज की प्रॉपर्टी बोल रहा है, 180 की बोल रहा है। तो हमें 180 वाली प्रॉपर्टी लगानी है, जो कि क्या है हमारे पास, कि सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होगा, कोऑर्डिनेट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप, मैंने ऑब्जेक्ट के सारे कोऑर्डिनेट्स को मैंने सेंटर से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऑब्जेक्ट के सारे कोऑर्डिनेट्स को मैंने सेंटर से सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैंने 180 डिग्री की प्रॉपर्टी लगाई, रोटेशन ऑफ 180 डिग्री की प्रॉपर्टी लगाई, जिसके अंदर मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स की साइन को चेंज कर दिया। सही है, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। और इसके बाद एंड में जो आंसर आया मेरे पास, उस पे मैंने सेंटर से ऐड कर दिया। सेंटर से ऐड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं। और फिर इमेज के कोऑर्डिनेट्स को हम प्लॉट कर लेते हैं और उन वैल्यूज को लिख लेते हैं। अब समझ में आ गया? जी बेटा, समझ में आ गया? ओके। ओके, अब जो चीज हमें पता होनी चाहिए वो क्या पता होनी चाहिए, अब जो चीज हमें पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि हमें डिस्क्राइब किस तरीके से करना है। सेंटर ऑफ रोटेशन बताना है, एंगल ऑफ रोटेशन बताना है, और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बताना है। सेंटर ऑफ रोटेशन हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके बनाते हैं। सही है, सेंटर ऑफ रोटेशन हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूज करके बनाते हैं। लेकिन मैं आपको फिलहाल अभी कंपास के बगैर बताऊंगा। फिर बाद में एक वीडियो बना के मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि भाई आपने कंपास को किस तरीके से यूज करना है। फिर हमारे पास डिस्क्राइब किस तरीके से करना है याद रख लें, सेंटर ऑफ रोटेशन बतानी है, एंगल ऑफ रोटेशन बतानी है, और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बतानी है। फिर हमारे पास आता है रूल नंबर, रूल ऑफ 270। अगर एग्जामिनर आपको बोलता है क्वेश्चन के अंदर कि भाई आप जो है 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, तो आप प्रॉपर्टी किसकी यूज करेंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज की यूज करेंगे। ये जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, इन प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको बोलता है 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, तो आपने 90 डिग्री क्लॉकवाइज की प्रॉपर्टीज को यूज करना है। अगर एग्जामिनर बोलता है 270 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें, तो आपने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की प्रॉपर्टीज को यूज करना है। क्या ये चीज समझ में आ रही है, क्या ये याद हो जाएगी? जी बेटा।
यस और नो, आई एम वेटिंग। मुझे पता है अभी सब थक गए हैं, मुझे पता है सब थक गए हैं। सब एक्टिव होते हैं शुरू में, फिर थक जाते हैं सब। लेकिन ये मुझे कंसंट्रेशन कंप्लीट करवाना है, इसके बाद ही क्लास ऑफ होगी। ओके। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम इसका एक सवाल कर लेते हैं डिस्क्राइब करने का। आपको बोला डिस्क्राइब द फुली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। अब हम किस तरीके से सेंटर निकालेंगे, हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए। सेंटर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। सही है। अब इसका स्टेप क्या है, गौर से देखिएगा। समझा रहा हूं, गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी छोड़ के चले जाएंगे क्लास को, फायदा नहीं होगा, पूरा पूरा खराब हो जाएगा। सेंटर ऑफ रोटेशन बिना कंपास के निकालना सिखा रहा हूं। दो पॉइंट्स को मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया उनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के साथ। दो पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के साथ। कोई भी दो पॉइंट्स को। लेकिन उससे पहले मैं हर पॉइंट को ज्वाइन करने के साथ साथ उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूं। मतलब मैं एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर रहा हूं जो कि क्या कर रही होगी, जो कि हमारे पास क्या कर रही होगी, वो इस लाइन को बीच में से काट रही होगी। वो इस लाइन को बीच में से काट रही होगी। वो इस लाइन को बीच में से काट रही होगी। ठीक है। इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसी हमने एक और लाइन ड्रॉ करी। इसको भी हमने इसी तरीके से काटा। इसको भी हमने ऐसी ही एक और लाइन ड्रॉ करी इसके साथ। ठीक है। इसके लिए भी हमने ऐसी ही एक और लाइन ड्रॉ करी। अब जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या आ गया हमारे पास, 1,1। क्या ये बात समझ में आ गई किस तरीके से बनाया मैंने सेंटर ऑफ रोटेशन, किस तरीके से निकाला? जल्दी से बताएं, जल्दी से। ठीक है। बेटा दो लाइंस, करस्पॉन्डिंग दो लाइंस बनाई। आपने पहले क्या करना है, एक पॉइंट लिया, आपने उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे एक लाइन बना दी, कनेक्ट कर दिया दोनों को। फिर आपने उनको, इस लाइन को, ये जो आपने लाइन बनाई है उसको इस तरीके से एक और लाइन बना के काटा कि वो 90 डिग्री भी बन रहा हो और बीच में से भी काट रहा हो। सही है। वो बीच में से भी इंटरसेक्ट कर रहा हो। ऐसे ही आपने एक और पॉइंट किया, मतलब रिपीट किया यही स्टेप आपने, लेकिन किसी और पॉइंट के साथ। और ऐसे ही आपने एक और लाइन ड्रॉ करी बीच में से काटने के लिए। जी, अब समझ में आया? अब समझ में आया? फिर हमारे पास जो यहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी, बेटा बीच वाली लाइन हमें इस तरीके से ड्रॉ करनी है। बीच वाली लाइन हमें इस तरीके से ड्रॉ करनी है, इस तरीके से काटनी है हमें, कि हमारे पास क्या हो, लाइन जो है वो हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड हो रही हो। कौन सी लाइन, ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है। थोड़ी देर के लिए सोचें ये लाइन नहीं है, मैंने एक ये लाइन ड्रॉ करी है। इसके साथ मैंने एक और लाइन ऐसे ड्रॉ करी है ताकि ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाए। बचपन से आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास क्या करता है, मिड पॉइंट पे कट कर रहा होता है। ऐसा ही है। यस और नो? यस और नो? ठीक है। तो इसी तरीके से हमने एक और ऐसी एक लाइन बनानी है जो कि इस लाइन को बीच में से कट कर रहा हो, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हो। अब समझ में आया? क्या अब समझ में आया? ठीक है। फिर से बता रहा हूं, हमने एक लाइन को, एक पॉइंट को उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट के साथ एक लाइन के थ्रू ज्वाइन किया। फिर इनके ऊपर से एक ऐसी लाइन गुजारी जो कि इस लाइन को बीच में से हाफ कर रहा हो, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हो। फिर हमने एक और ये स्टेप प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस हमने एक और बार किया एक और पॉइंट के लिए। और हमने एक और लाइन इसी तरीके से गुजारी कि भाई ये हमारे पास क्या कर रहा हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हो, और ये हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहा हो। जहां पर ये वन, एस्टिमेट हाफ नहीं होता है बेटा, बॉक्सेस काउंट करके आपने हाफ करना होता है। बॉक्सेस काउंट करके आपने हाफ करना होता है। अगर आप बॉक्सेस काउंट करके हाफ करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा, आपको टेंशन नहीं होगी।
बॉक्सेस के हिसाब से हाफ करेंगे, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो 1,1 हमारे पास सेंटर आ रहा है। अब इसका हमें एंगल किस तरीके से निकालेंगे? एंगल हम इस तरीके से निकालेंगे कि मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं और इस पॉइंट को मैं सेंटर पे लेके जाता हूं। यहां पर एक लाइन बना लेता हूं सेंटर से। सही है, इस पॉइंट से सेंटर तक की एक लाइन बना लेता हूं। फिर इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है? इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये वाला है। इसी को एक और बार मैं क्या बनूंगा, सेंटर पे यहां से भी एक लाइन बना लूंगा। अब आप गौर से देखें, क्या ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है? यस और नो? क्या ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है? सब जवाब दें मुझे, जो जो बच्चे बैठे हुए हैं जल्दी जवाब दें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई ये हमारे पास 90 डिग्री रोटेट करा है। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कैसे करा है, पता कैसे चलेगा? आपने सिंपल काम करना है। आपने जो है क्या करना है, आपने अपनी आंखों से देख के बताना है। आपने अपनी आंखों से देख के बताना है कि भाई ये सीधा सीधा हमारे पास इस तरीके से रोटेट करा है। सही है, ये क्लॉकवाइज रोटेट नहीं करा। बेटा जहां पर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी ना, वो हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं है बेटा। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ऐसे होती है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपके घर में घड़ी उल्टी चलती है भाई। ये जो जो क्लॉकवाइज बोल रहे हैं उनके घर में फिर घड़ी उल्टी चलती होगी। अपनी घड़ी के सेल भी चेंज करें और घड़ी को सीधा भी करें। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये ऐसे मूव कर रहा है। यहां से जब डायरेक्शन से ऐसे मूव कर रहा है तो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है। एम आई क्लियर? एवरीवन क्लियर? ओके। अब हमें इमेज ऑफ रोटेशन निकालनी हो कंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो किस तरीके से निकालते हैं? बिल्कुल बेटा, ये सब करना पड़ेगा। वैसे इसका इसका आसान तरीका है। इसका आसान तरीका ये कि आप कंपास यूज करें, लेकिन वो कंपास मैं आईपैड पे रख के तो आपको नहीं समझा सकता। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप वो देख के आप कंपास यूज कर सकते हैं सुकून से। ठीक है, लेकिन मैंने इसके अंदर कंपास यूज करने के स्टेप्स डाले हुए हैं नोट्स के अंदर। आपके नोट्स में जो मैंने आपके नोट्स अपलोड किए हैं उसमें मैंने स्टेप्स डाले हुए हैं, कंपास किस तरीके से यूज करना है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती होगी तो आप समझ जाएंगे। बेटा मैं डालूंगा जल्द। जल्द अभी थोड़ा सा टाइम निकाले, मैं जल्द डाल दूंगा। टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अब हमारे पास अगर हमें इमेज निकालना हो रोटेशन का, रोटेशन की इमेज निकालनी है, तो किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले ज्वाइंट पॉइंट टू सेंटर। क्या मतलब है? आपने एक पॉइंट लिया। सही है, आपने एक पॉइंट लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये पर हमारे पास सेंटर है। हमें इसकी क्या निकालनी है? इमेज निकालना है। सबसे पहले आपने एक पॉइंट लिया, मैंने ये वाला पॉइंट लिया, और इधर से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी सेंटर तक की। यहां से मैंने एक सेंटर तक की लाइन ड्रॉ करी। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने अपने पास डी लिया, डी, जिसको हम प्रोट्रैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोट्रैक्टर। जो ट्रैक्टर चलाने में प्रो होता है ना, वो होता है वो। ठीक है, डी आपने देखा होगा, सेमी सर्कल होता है डी, देखा है सबने। तो अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई आपने 140 डिग्रीज, या सॉरी 140 नहीं करते तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है फॉर एग्जांपल 95 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें या क्लॉकवाइज रोटेट करें। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हम प्रोटेक्टर पता है किस तरीके से रखेंगे? हम प्रोटेक्टर ऐसे रखेंगे और यहां से एंगल हम फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास एग्जामिनर एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा होगा तो हम प्रोटेक्टर ऐसे रखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एग्जामिनर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोल रहा है तो हम प्रोटेक्टर ऐसे रखेंगे। ये बात समझ में आ गई? अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोलेगा तो प्रोटेक्टर ऐसे रखेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज में बोलेगा तो ऐसे रखेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब यहां से आपको बोला है 95 डिग्रीज। अब प्रोटेक्टर में जहां पर 95 डिग्री है वहां पर आपने एक पॉइंट बना लेना है
और उस पॉइंट को यूज करते हुए आपने वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, वहां पर आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। उस पॉइंट को आपने लिख के बना के वहां पर आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और उसको एक्सटेंड करना है। उसको एक्सटेंड करना है। सही है, एक्सटेंड करना है उसको। अब एक्सटेंड करने के बाद आपका क्या काम है? आपने ये पॉइंट लिया है, आपने अपना वो कंपास जो है वो इतने डिस्टेंस के ऊपर खोलना है। जितना आपके पास ऑब्जेक्ट के पॉइंट से सेंटर के पॉइंट तक का डिस्टेंस है ना, उतना आपने अपना कंपास खोलना है। अपना पॉइंटर यहां पर रखना है और यहां से आपने एक आर्क बनानी है। यहां से आपने क्या बनानी है? एक आर्क बनानी है। ठीक है, क्लियर हुई बात? जी। जी, गौर से देखें। मैं फिर से बता रहा हूं, गौर से देखें। ठीक है बेटा, ये पॉइंट प्लीज मार्कर्स यूज नहीं करें। फिर से बता रहा हूं, गौर से देखें। रिपीट कर रहा हूं, गौर से देखें। यहां से आपने मार्क किया अपने एंगल को। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आ रहा है पॉइंट। यहां पर आपने एक लाइन ड्रॉ करी और उसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, आपने उसको एक्सटेंड कर दिया। अब एक्सटेंड करने के बाद आपने इतने डिस्टेंस के ऊपर, यहां से लेके, इस पॉइंट से लेके सेंटर तक के डिस्टेंस तक आपने अपने कंपास को खोल लेना है। अपने कंपास को खोल देना है। खोलने के बाद जो पॉइंटी एरिया है, जहां पर आपके पास कंपास का पॉइंटी एरिया होता है, वो आपने यहां पर रखना है। और यहां से आपने एक आर्क बनानी है यहां पर। उसी डिस्टेंस को यूज करके, जो कंपास का डिस्टेंस आपने बना के रखा हुआ है ना, उसी डिस्टेंस को यूज करके आपने यहां पर एक आर्क बनानी है। तो ये आपका पहला पॉइंट होगा। अब आपने हर पॉइंट के लिए सेम स्टेप प्रोसेस रिपीट करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास इमेज आ जाएगी। टेंशन नहीं लेनी, मुझे पता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं वीडियो बना के इंशाल्लाह बहुत जल्द 2-3 दिनों में मैं सेंड कर दूंगा। तो आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। एम आई क्लियर? ठीक है, एवरीवन क्लियर? जो जो बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं। ओके।